हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो है ना, आज जो है कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में जो है आज का अध्याय जो 3 का पढ़े थे उसका आज आप तीसरा भाग बच्चों ध्यान देंगे। अच्छे प्रश्नावली के गुण। तो एक अच्छे प्रश्नावली में निम्नलिखित गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला, प्रश्नों की संख्या कम, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन। लेस मतलब होता है कम संख्याओं का प्रश्न। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कम। तो एक अच्छी प्रश्नावली का पहला गुण यह होना चाहिए कि प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों की संख्या यथासंभव कम हो। प्रश्नों की संख्या इसलिए कम होनी चाहिए जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति उत्तर देते समय अपने आप में बोरियस महसूस ना करे। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ना होने से, है ना। बोरियस ज़्यादा होगा क्वेश्चन तो बोरियस लगेगा, बोगस लगेगा। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या इतनी भी कम ना हो कि आवश्यकता सूचना की प्राप्ति ना हो सके। मतलब जो सूचना दे रहे उसमें प्राप्त तो पूरा जानकारी ना हो। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, प्रश्न छोटे व स्पष्ट होना, क्वेश्चन शॉर्ट एंड क्लियर होना। एक अच्छी प्रश्नावली का दूसरा यह गुण यह होना चाहिए कि प्रश्न छोटे व स्पष्ट हो। इससे सामान्य व्यक्ति भी प्रश्नावली को समझ सकता है। यदि प्रश्न लंबे, अस्पष्ट एवं कठिन होंगे तो उसको समझना कठिन हो जाएगा। सामान्यतः प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना या एक अंक के रूप में होना चाहिए। तीसरा है वर्जित प्रश्न, मतलब जो है प्रोहिबिटेड जो है क्वेश्चन। मतलब प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं करना चाहिए जिनके पूछने पर सूचना देने वाले के मस्तिष्क में विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मतलब वर्जित क्वेश्चन को मना करना, मतलब जो अच्छा नहीं हो उसको नहीं रखना। चौथा नंबर, उचित स्थान, मतलब है प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। प्रश्नावली जो है प्रश्नावली बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के सामने उत्तर लिखने के लिए उचित स्थान हो, जिससे कि उत्तर देने वालों को किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उचित क्रम, मतलब प्रॉपर सा सीक्वेंस जमा होना चाहिए। प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात की ओर भी विशेष ध्यान रख दिया जाना चाहिए कि प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है वे एक उचित क्रम में हो। जैसे हमारे सामने दो प्रश्न हैं, क्या आप नौकरी करते हैं? दूसरा, यदि हाँ तो आपका वेतन कितना है? यदि दोनों प्रश्नों में से द्वितीय प्रश्न को पहले पूछा जाए और प्रथम प्रश्न को बाद में पूछा जाए तो यह उचित क्रम में नहीं होगा, है ना। इस प्रकार अगला निर्देशन, इंट्रोडक्शन, शुद्ध जो है निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वालों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि कौन से क्या करना है। जैसे ये बताया गया, यदि लंबाई संबंधी प्रश्न पूछा गया तो स्पष्ट होने चाहिए कि लंबाई मीटरों में देनी है अथवा सेंटीमीटर में या इंचों में, कौन से हिसाब से देना है आपको पूछ सकते हो। अगले अनुसंधान संबंधी प्रश्न, मतलब क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रश्नावली में केवल उन्हीं प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जो वास्तव में अनुसंधान कार्य से संबंधित हो, बाकी प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि बताया गया है, यदि एक फैक्ट्री के कर्मचारियों की मजदूरी संबंधी जांच करनी हो तो उनका दृष्टिकोण संबंधी प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं होता है। पूर्व परीक्षण, टॉयलेट सर्वे, प्रश्नावली तैयार करने के पश्चात एक बार कुछ जो है सूचकों पर विभिन्न प्रश्नों को पहले ही परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि कोई कमी या अशुद्धि होने पर आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो अच्छे प्रश्नावली के गुण होना चाहिए। अब देखेंगे द्वितीय समंकों को संकलित करने की रीति। तो यहाँ पर द्वितीय समंक वे हैं जिनका संग्रहण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले किया गया है और प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के लिए भी किया जा रहा है ना। तो द्वितीय समंक मुख्य रूप से सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा निजी व्यक्ति द्वारा समय समय पर संकलित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रतिवेदन में उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे वहाँ पर जैसे हम पत्र पत्रिका के बारे में बताए थे, इसमें निजी हो जाए सार्वजनिक सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक होता है बच्चों, है ना। तो देखिए पहले द्वितीय समंकों के स्रोत क्या है, सीक्वेंस ऑफ सेकेंडरी डाटा, मतलब जो हम उपलब्ध करते हैं उनमें, है ना। द्वितीय समंकों के दो प्रमुख स्रोत निम्नलिखित। पहला प्रकाशित स्रोत, जो प्रकाशन होता है। अप्रकाशित स्रोत जो प्रकाशन नहीं हो रहा है, मतलब कार्य हो रहा है हम कर रहे हैं उसको प्रकाशित नहीं कर रहा है। तो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं तथा निजी अनुसंधानकर्ता द्वारा समय समय पर आंकड़े प्रकाशित किए जाए। जैसे
फर्स्ट नंबर दे सरकारी प्रकाशन, मतलब जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर प्रत्येक देश की केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग जो समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना एवं प्रकाशित करवाते रहते हैं, मतलब जैसे वैकेंसी निकलते हैं ऐसे समग्र पर्याप्त जो शुद्ध एवं विश्वसनीय होते हैं। कुछ सरकारी प्रश्न निम्न प्रकार होते हैं। पहला, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े, ग्रामीण ग्रस्तता संबंधी आंकड़े। तीसरा है आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े। चौथा है जनगणना संबंधी आंकड़े। पांचवा है व्यापारिक आंकड़े। छठवा जो है भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन आदि, मतलब इसका प्रकाशन किस प्रकार करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विदेशी सरकारों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की सूचना प्रकाशित की जाती है। इन प्रकाशनों का प्रयोग जो है द्वितीय समंकों के संकलन के लिए किया जाता है, प्रथम के लिए नहीं होता है ना। जो प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन निम्नों से पहला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन UNO की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट, आई से क्या हो जाता है इंटरनेशनल, एम से मनी, एफ से फंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, मतलब ये किस प्रकार से जो है एक दूसरे को अपन क्या कर प्रकाशन करते हैं। तीसरा है अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ सेमी जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट क्या है इंस्टीट्यूशन है ना। तो कुछ अर्ध सरकारी जो संस्थाएं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, जिला बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न आंकड़े का संकलन एवं प्रकाशन किए जाते हैं। जैसे जन्म जो है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा से संबंधित आंकड़े, ये सब क्या है पूछा जाता है यहाँ पर है ना। अगला है आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ सन एंड कमिटीज। सरकार जो है विभिन्न विषयों की जांच कराने तथा विशेषज्ञों की राय लेने के लिए आयोगों एवं जांच समिति को नियुक्त करती है, जो समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करते हैं जिन्हें प्रकाशित किया। जैसे पहला वित्तीय आयोग की रिपोर्ट, जो वित्त के लिए पैसा के लिए, एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट, मध्यकाधिकार के अंतर्गत मंचू समिति की रिपोर्ट, भगवती आयोग की रिपोर्ट, मल्होत्रा आयोग की रिपोर्ट, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पांचवा देखेंगे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, पब्लिश इन न्यू एंड मैनेजिंग में, मतलब इसको बोलते हैं मैगजीन। बहुत से पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी समय समय पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते, जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम, कॉमर्स टाइम, इंडस्ट्रियल टाइम, कैपिटल पूंजी है ना, वीकली इकोनॉमिक क्या है जर्नल्स एक्सेट्रा आदि। तो इस प्रकार पत्रिका में प्रकाशन किया जाता है ना बच्चों। अगला है छठवा अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। अपने अनुसंधान संस्थाओं द्वारा समय समय पर शोध कार्यों के परिणामों को प्रकाशित किया जाता है। कुछ जो है संस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहले वहाँ पर तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दूसरा है व्यवहारिक जो आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, तीसरा है विश्वविद्यालय शोध संस्थान, चौथा है आर्थिक विकास संस्थाएं, पांचवा है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आदि। इस प्रकार से जितने भी अनुसंधान प्रकाश कर संस्थाओं का प्रकाशन किया जाता है। अगला देखिए व्यापारिक संगठन जो है ना बच्चों। अगला देखिए व्यापारिक संघों द्वारा जो है बताया गया, आप अनेक जो है बाय ट्रेडिंग एसोसिएशन, अनेक व्यापारिक संघों में परिषदों द्वारा भी समय समय पर आंकड़े जो है प्रकाशित किया, जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सरकारी समितियाँ, स्टॉक जो है एक्सचेंज, श्रम संघ, प्रोविजन प्रोडक्ट एक्सचेंज इत्यादि के बारे में। अगला देखते हैं बच्चों आठवां है व्यक्तिगत प्रकाशन। अनेक वस्तुओं अनुसंधान के लिए आंकड़े एकत्र करते रहते हैं और उनके प्रकाशन करते रहते हैं। तो अगर देखें अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत अनपब्लिश्ड सोर्स, मतलब इसमें जो प्रकाशित नहीं किया जाता, उपयुक्त वर्णित एजेंसी द्वारा संकलित समंक कुछ तो प्रकाशित कर देते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं, और कुछ प्रकाशित रूप में दफ्तरों की फाइलों या परिलेखों रजिस्टर आदि में उपलब्ध रहते हैं। प्रायः ये जो संस्थाओं द्वारा निजी प्रयोग हेतु एकत्र किए जाते हैं और तथा कहीं कहीं तो इनका गोपनीयता रखा जाता है। व्यक्तिगत जो है अनुसंधानकर्ता के शोध एवं प्रकार्य प्रायः जो है अप्रकाशित रूप में उपलब्ध रहता है, प्रकाशित नहीं होता वहाँ पर।
अगला देखेंगे बच्चों द्वितीय समंकों के प्रयोग में सावधानियाँ। तो द्वितीय समंकों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। बाउल के अनुसार बोल रहा है प्रकाशित समंकों को बिना उनका अर्थ एवं सीमाओं जाने है न जाने कैसे का जैसे का तैसे स्वीकार कर लेना कभी सुरक्षित नहीं रहता है। उन पर अधिकार तर्कों की आलोचना करना सदैव आवश्यक है। इसी तरह कार्नर का मत है अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित समंकों का प्रयोग सावधानी से ना किया गया तो प्रयोगकर्ता के लिए खतरे से पूर्ण होते हैं, मतलब खतरे से भरा ध्यान से नहीं करेगा तो। द्वितीय समंकों के में प्रयोगों में लाने के पूर्व दो बातों पर विशेष ध्यान। पहले आंकड़ों की विश्वसनीयता, मतलब एकदम समझदार होना चाहिए। आंकड़ों की उपयुक्तता, मतलब उपयुक्त होना चाहिए। तो पहले देखेंगे आंकड़ों को विश्वसनीयता, रिलेबिलिटीज ऑफ डाटा। जो आंकड़ों को विश्वसनीयता जांच करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान। पहला, आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। यदि खोजकर्ता ने योग्यता के साथ कार्य नहीं किया है, मतलब उन्हें योग के अनुसार नहीं किया है, तथा आंकड़ों का संकलन अपर्याप्त रूप से किया गया तो ऐसे आंकड़े विश्वसनीय नहीं होंगे। दूसरा, संकलन की रीति, मतलब मेथड ऑफ कलेक्शन। संकलन की रीति अनुसंधान के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यदि निर्देशन जो है, रीति जो है का प्रयोग किया जाता है तो वह भी सही ढंग से चुनी जानी चाहिए जो संकलन रीति बनाया गया है। अगला है तीसरा है संकलन की अवधि, मतलब पीरियड ऑफ कलेक्शन। यदि आंकड़ों का संकलन सामान्य एवं उपयुक्त अवधि में किया जाता है तो उन पर विश्वसनीय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, समय पर किया तो। चौथा है शुद्धता का स्तर, डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी। यदि आंकड़ों के स्मरणीय के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो आंकड़े विश्वसनीय हो सकते हैं जो मशीन के माध्यम से करेंगे। पांचवा, आंकड़ों के संकलन की सीमा, कितना करना, लिमिटेड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। यदि अधिक मात्रा में पुराने समंकों का प्रयोग किया जाता तो वो अविश्वसनीय होगा, अधिक विश्वसनीय होगा नहीं होगा, है ना। संकलनकर्ता का पक्षपात, मतलब बेस ऑफ कलेक्टर। तो आंकड़ों की विश्वसनीयता इस बात पर भी निर्भर करती रहती है कि संकलनकर्ता द्वारा जाने या अनजाने में पक्षपात की क्या संभावना होती है। तो अगला देखेंगे आंकड़ों की उपयुक्तता, सूटेबिलिटी डाटा। केवल विश्वसनीयता ही द्वि आंकड़ों के उपयोग की गारंटी नहीं है। इसके साथ यह भी कि आंकड़ों वर्तमान खोज के लिए उपयुक्त हो, जो सामान्यतः निम्न बातों पर निर्भर। पहला, दोनों अनुसंधान उद्देश्य समान होना चाहिए, अन्यथा इन आंकड़ों का प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जा सकता। दूसरा, आंकड़े जो है पर्याप्त होने चाहिए। यदि द्वितीय आंकड़े प्रस्तुत खोज की तुलना में संकीर्ण क्षेत्र में संबंधित हो तो उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, छोटे छोटे में ना। दूसरा है, मतलब तीसरा, समंकों में सजातियाँ होनी चाहिए कि यदि समंकों में सजातियाँ का गुण नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं लाया जा सकता। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे इसमें जो है समंकों में सजाती हो गया आपका। अगला है आंकड़े अनुसंधान के लिए उपयुक्त होने चाहिए। आंकड़े जो अनुसंधान की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय समंकों का प्रयोग करने से पूर्व जांच कर लेना चाहिए जिसमें मालूम हो सके कि वे विश्वसनीयता, उपयुक्त है, पर्याप्त है, नहीं है। इस प्रकार बच्चों द्वितीय समंक आंकड़े से हमको ये पता चलता है कि किस प्रकार हमको इनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के गुड डे।